हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में मेनली 4 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक्स है ना उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। मेनली देखिए इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारा टॉपिक हुआ था, सबसे पहला टॉपिक आपको मोल्स निकालना सिखाया था हमने, जो पहले भी बताया था। यहाँ पे मैंने केवल आपको फॉर्मूला सिखाया होगा। सेकेंड नंबर टॉपिक हम लोग का मोलारिटी था, फिर उसके बाद मोलालिटी था, फिर उसके बाद आपका मोल फ्रैक्शन था। और आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक नंबर हमारा 5 होगा। इसमें मेनली हम लोग ये डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे साइड हेडिंग बना लेता हूँ, आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका टॉपिक नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसको आप बोलेंगे नॉर्मलिटी, ठीक ना। और नॉर्मलिटी के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, ये कैपिटल N यूज़ करके चलेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका सिंपल सा डिफिनीशन है। जैसे आप ये मोलारिटी को डिफाइन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। तो इसमें केवल क्या करना है आपको, मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स करना है, ठीक ना। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लें, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of a solute dissolved in 1 liter of solution is called normality of that solution, ठीक ना। ऐसा इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। देखिए कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और इसको हम लोग मेनली कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और आप इसमें सीखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, यही इसमें मेन कंपोनेंट है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका टर्म इजी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिर हम लोग सीखेंगे ये इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हमारे पास नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा इसको सीख लीजिए। इसमें हमको ऊपर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन से टर्म में होगा, बताइए, लीटर में होगा, ठीक ना। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में आ जाए तो आप इसको कंडीशनल लिख सकते हैं कि ई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एस इन एम एल का मतलब मिलीलीटर। तो ऐसा कंडीशन में जो आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या बनेगा, आपको ऊपर रखना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप रखेंगे और इसमें फिर डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन है, देखिए ये ml में है। ml का मतलब क्या बताइए, मिलीलीटर के फॉर्म में है। तो अगर ये मिलीलीटर में तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 जो डिवाइड करेंगे ना वो जा करके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास जनरली ये 2 फॉर्मूला है। आप ध्यान में रखेंगे कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो ये रहेगा, अगर ml में है तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ठीक है। अब सीखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो पहले इक्विवेलेंट मास सीख लीजिए, इसी से रिलेटेड ये टर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इक्विवेलेंट मास।
तो देखिए इक्विवेलेंट मास का अलग अलग डिफिनीशन होता है और मेनली इसका बहुत एक बड़ा डिफिनीशन है, उससे हम लोग को कोई फायदा नहीं है। जो मेन पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है ना, उस पर हम बात करेंगे। आपको जब भी बोलेगा ना कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इसका सीधा सा आप डिफिनीशन बताएंगे, मैथमेटिकल तरीका से इसका डिफिनीशन बताएंगे आप कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, आप ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि मोलर मास और डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ठीक ना। आप ऐसे लिखेंगे बैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम लोग एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आप इसे डिवाइड कर दें, डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, जो 11th क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे एंट्रेंस और 12th क्लास में जब जाइएगा ना, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक ना। वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर में भी इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल का, किसी एलिमेंट का अगर स्टेट का चेंजिंग हो रहा है, तो वहाँ भी इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है, ठीक ना। तो इक्विवेलेंट मास ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक ना। लेकिन आपको इसमें केवल हम लोग को नॉर्मेलिटी में जितना सीखना है उसको ही देखेंगे। आगे जब 12th क्लास में पढ़ेंगे, एंट्रेंस में पढ़ेंगे, तो और डिटेल्स में जाएंगे। और एंट्रेंस में इक्विवेलेंट मास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। हर साल आपको एक नए क्वेश्चन आएगा, और फिर जो दूसरे क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें भी इसका कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको लगाना पड़ता है। तो अभी आप इसको ये ध्यान में रख के चलेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो सीधा आप बताएं इट इज द रेशियो ऑफ मोलर मास एंड बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ऐसा बोलेंगे कि ये मोलर मास और बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर का क्या है, रेशियो है। अब इसमें एग्जांपल समझिए, अगर आपको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस मास निकालने के लिए पूछा जाए, तो इसमें सबसे पहला मैं पॉइंट ऐसे बना देता हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो आप उसका एटॉमिक मास रखिए या मोलर मास रखिए, ये तो सब सेम ही होता है ना। और डिवाइड किससे कर दीजिए बताइए, बैलेंसी फैक्टर से या एन फैक्टर से। तो मैं यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर लिख दे रहा हूँ या एन फैक्टर। आप ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स होता है ना बाबू, तो एलिमेंट्स के लिए जो बैलेंसी होती है वही उसका एन फैक्टर होता है। मतलब एलिमेंट्स वाले केस में जो आपके पास एन फैक्टर होगा, आप इसको ऐसे बोलेंगे कि बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे बताइए, बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट की बैलेंसी है वही उसका कौन सा फैक्टर हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप लोग इस तरह से समझ लें। मैं अगर लिखूं इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, अगर सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका मोलर मास ऊपर रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसके बैलेंसी से। तो सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो 23 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 23 इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से अगर मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल दूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सपोज करें कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का निकालना हो तो उसका मोलर मास ऊपर रखिए। इसका मोलर मास होता है 24 और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। और ये एक दूसरे को जब कैंसिल आउट कर देगा तो ये 12 आपको इक्विवेलेंट मिल जाने वाला, ठीक ना। तो ये तो जनरली एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हो गया। अगर आप एसिड का निकालना चाहें, बेस का निकालना चाहें, तो उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये 3rd नंबर बता देता हूँ। देखिए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स का भी निकालना होगा ना, तो आप ऊपर क्या रखेंगे बताइए, तो इसमें मोलर मास को रखेंगे और नीचे आप डिवाइड करेंगे किससे बताइए, एन फैक्टर से। और एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है ना, समझेंगे ये नंबर ऑफ H+ होता है, ठीक ना। मतलब किसी एसिड के अंदर में जितना नंबर ऑफ H+ होगा वही उसका कौन सा फैक्टर हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसमें, ठीक ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होते चलेगा। जैसे अगर मैं सीधा सा लिखूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या बताइए, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना। तो इसका क्या करिए बताइए, ऊपर रख दीजिए मोलर मास, जो मोलर मास है उसको हम रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एन फैक्टर से। और एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ H+ जितना है।
तो इसका मोलर मास कितना बताया था बताइए, 98 एटॉमिक मास यूनिट। और इसमें हाइड्रोजन कितना, H+2 है ना, जब इसमें H2 है तो जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे ना तो 2 ही ये रिलीज करेगा। तो इसमें आप किससे डिवाइड कर दें, 2 से, तो ये आपका कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा बताइए, 49 इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब एसिड के अंदर में जितना H+ है ना वही उसके लिए क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक और आप समझ लें, अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl का निकाल दो, ठीक ना, तो आप HCl का क्या करेंगे बताइए, मोलर मास करेंगे, और इसमें किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ H+ है, तो नंबर ऑफ H+ इसमें कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे आप। तो जो इसका मोलर मास होगा वही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन का कितना होता है बताइए, जनरली क्लोरीन का हम लोग 35.5 यूज करते हैं, तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिएगा तो ये 36.5 आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक ना। तो ये किसके लिए हो गया बताइए, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl हो गया। इसी तरह से आप H2CO3, H3PO3, HBr, HI, जो भी एसिड्स हैं जिनमें H+ है आप उसका निकाल सकते हैं। देखिए एसिड का क्या डिफिनीशन है कि जो जनरली वाटर में डिजोल्व होके हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है वो एसिड होता है, मतलब जिसमें H+ है दैट इज एसिड। तो जिसमें एसिड है अगर उसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है तो मोलर मास ऊपर रखिए और नंबर ऑफ H+ से क्या करिए, डिवाइड करिए, डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप समझ लीजिए कि अगर किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तब क्या करेंगे, तो बेस का निकालने के लिए भी वही हम लोग काम करते हैं, ठीक ना। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ OH- से डिवाइड करेंगे। तो इसको समझ लीजिए, ये हमारे पास अगला पॉइंट होगा। इसमें इसी के अंदर में मैं ये लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट मास के अंदर में ही इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेसिस ही लिख देते हैं। अगर बेसिस का निकालना है, बेस का निकालना है तो आपको रखना पड़ेगा उसका मोलर मास ऊपर रख दीजिए और डिवाइड करिए कौन से फैक्टर से बताइए, n फैक्टर से। और यहाँ पे जो n फैक्टर होता है ना बाबू, ये होता है कि नंबर ऑफ OH-, क्या होगा इसमें बताइए, नंबर ऑफ OH-, इसका कौन सा फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। और इसमें अगर आप एक एग्जाम्पल को देख लीजिए, अगर NaOH का आप निकालना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, NaOH एक बेस है ना, तो इसके लिए आपको इसका ऊपर में क्या रखना पड़ेगा, इसका मोलर मास, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ OH- से, क्योंकि यही इसके लिए क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। इसका मोलर मास होता है 40 एटॉमिक मास यूनिट, और OH- कितना है, देखिए एक ही है ना ये, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से और आप देखें, अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, अगर इसका निकालना हो ना तो क्या करेंगे आप, ऊपर रखेंगे मोलर मास, जो इसका मोलर मास है इसको आप ऊपर रख लेंगे और डिवाइड इसमें किससे करेंगे, नंबर ऑफ OH- से। तो नंबर ऑफ OH कितना है, इसमें 2 है ना, तो आप यहाँ पे मोलर मास जो है इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और डिवाइड कितना से कर दीजिए बताइए, 2 से कर दीजिए। तो अगर बेस का निकालना है तो उसके अंदर में जितना आपको OH है उससे डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास में, तो आपका निकल जाएगा कौन सा मास, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड कंसेप्ट है उसको आपको देख लेना, ये थर्ड कंसेप्ट क्या है, ये सॉल्ट्स के लिए है। अगर आपको कहीं पे बोला जाए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ सॉल्ट्स, अगर सॉल्ट्स का निकलना है तो इसमें भी वही काम करेंगे, आपको ऊपर यहाँ पे रखना है मोलर मास और डिवाइड किससे करेंगे बताइए, n फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो n फैक्टर होगा ये मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो ध्यान में रखेंगे, जनरली एलिमेंट के लिए जो n फैक्टर होता है उसकी बैलेंसी हो जाएगी, एसिड के लिए सॉरी नंबर ऑफ H+ हो जाएगा, बेस के लिए नंबर ऑफ आपका OH- हो जाएगा। और अगर हम लोग सॉल्ट्स के लिए बात करेंगे तो जो उसके कंपोजिशन में मैक्सिमम चार्ज होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, N+ हो जाएगा। अब आप इसमें एग्जाम्पल को समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ
इक्विवेलेंट मास ऑफ, सपोज करें MgCl2, मैं इसी का लिख रहा हूं। तो देखिए आपको सबसे ऊपर में क्या रखना पड़ेगा, मोलर मास इसका रख दीजिए। अब जो भी मोलर मास आएगा आप उसको निकालिए और नीचे रखिए मैक्सिमम चार्ज से। तो मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालेंगे, देखेंगे ये ब्रेक डाउन कैसे होता है। तो MgCl2 जब ब्रेक डाउन होगा ना तो Mg+2 में टूटेगा और 2Cl- के फॉर्म में टूटेगा। तो मैक्सिमम चार्ज क्या है बताइए, +2 है, क्योंकि यहाँ -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 होगा। तो प्लस ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज क्या हो जाएगा बताइए, +2। इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बाबू इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से लिख लें, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसको कॉपी कर लें। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालने आ जाता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी इजी है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उसको सीख जाएंगे तो नॉर्मलिटी एकदम आसान सा टर्म है, ठीक ना। इस पर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान आपको पूछा जाता है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आप यहाँ पे आप सीखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है सीख लीजिए कि जो हम लोग के पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना बाबू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये भी एक रेशियो है। किसका किसका रेशियो बताइए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का गिवन मास, और गिवन मास हमेशा किस में रहता है, ग्राम में रहता है, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास बताइए, इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास के लिए सिंबल होता है W और इक्विवेलेंट मास के लिए सिंबल क्या होगा, E हो जाएगा। E के द्वारा इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 40 ग्राम NaOH, ठीक ना। तो 40 ग्राम NaOH का क्या हो गया, गिवन मास, और NaOH का जो इक्विवेलेंट मास है वो भी 40 होता है। तो 40/40 यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना मिल जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से ध्यान में रखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका डिफिनीशन है। इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास और इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलेंगे। तो यहाँ से समझिए नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको बढ़िया से सीख लीजिए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हमारे पास जनरल यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है बाबू, हमने सबसे पहले आपको लिखा हुआ था ऊपर में कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसका बताइए, सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड इसमें करना था हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मान लीजिए कि ये वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं कि लीटर के फॉर्म में दिया गया है। तो जब ये लीटर के फॉर्म में देखिए तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंबल में लिखेंगे तो इसके लिए n, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या आ गया बताइए, W/E, और ये मेन फ्रैक्शन हमारा V है तो E तो नीचे आ जाएगा ना। तो देखो नॉर्मलिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेगा W/E × V, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया फाइनल फॉर्मूला, और इसी पे न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है। अगर इसमें कि F वॉल्यूम इज इन ml, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन अगर हमारे पास जो है ये किस में हो जाए बताइए, इन ml में हो जाए। तो जब ये ml में हो जाएगा तो नॉर्मलिटी इक्वल टू W/E × B, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताइए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रिजल्ट बनेगा, ठीक ना। देखिए अब इस पे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होने से आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक बात और यहाँ से अगर इसका यूनिट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए इसका यूनिट्स कैसे निकाला जाएगा इसको देख लीजिए। तो जो फॉर्मूला होता है ना बाबू उसी से यूनिट निकलता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, तो अगर आप इससे यूनिट निकालना चाहें तो W का यूनिट क्या होगा बताइए, ग्राम होगा, और E का यूनिट इक्विवेलेंट, और इसका यूनिट क्या होगा बताइए, लीटर होगा। तो यही इसका यूनिट बन गया, ठीक ना। अगर आप चाहें तो यही इसका यूनिट लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना है
तो ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट और फिर आपका क्या हो जाएगा, इनटू मिलीलीटर हो जाएगा। जब दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर, ये आपका यहाँ पर आंसर, मतलब ये इसका यूनिट बनेगा। और इसको शॉर्ट में हम लोग एन के द्वारा, कैपिटल एन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कहीं पे कैपिटल एन लिखा हुआ है तब भी वो क्या है बताइए, वो नॉर्मलिटी का यूनिट ही है। और ध्यान रखेंगे कि इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसमें भी अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा, ठीक ना, मैं इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि 40 ग्राम NaOH is dissolved in सपोज करें ऐसे लिखा है कि 400 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें आपको पूछा जा रहा है फाइंड आउट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। क्वेश्चन में आपको नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें समझिए। जो ये बाबू लिखा हुआ है कि 40 ग्राम NaOH, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालना पड़ेगा। तो इसमें गिवन मास जो है हमारे पास कितना है बताइए, 40 ग्राम है। अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे NaOH का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए, इसका मोलर मास को ऊपर रखना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ OH माइनस से, क्योंकि ये बेस है, इसी तरीके से निकलेगा ना। तो मोलर मास 40 और ये आपका नंबर ऑफ OH माइनस 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट मास को E के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में दिया है ये 400 ml दे दिया है। तो जब वॉल्यूम ml में है तो डायरेक्ट आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करिए कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मलिटी इक्वल टू W डिवाइडेड बाई E इंटू बी, और फिर क्या करेंगे 1000 करेंगे। तो W हम लोग के पास 40 है, इक्विवेलेंट मास कितना है बताइए, ये भी 40 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 400 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है बताइए, 1000 से करना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और इसमें से 2 0 इस 2 0 को कैंसिल करेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 इतना n आ जाएगा, या इसका ये यूनिट लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरह के आपको इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको नॉर्मलिटी दे देगा और मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे आप प्रीवियस मोलालिटी और मोलारिटी में कर रहे थे ना, वैसे ही सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे मोलारिटी में मोलारिटी गिवन होता था तो मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकाला जाता था, रिवर्स प्रोसेस होता था ना, सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक ना। तो ज़्यादा घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल सॉल्व करना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में मिल रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक्स में मिल रहे हैं ना, आप उसको करिए, और कहीं डाउट लग रहा है ना तो हमसे ज़रूर पूछिए, मैं उसको बता दूंगा, ठीक ना। तो ये जो है ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया 5 नंबर। अब हम लोग 6 नंबर में आ जाते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक ना। तो परसेंटेज का डिफिनीशन आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी सॉल्यूशन को लेके चलिए, यहाँ पे जब हम लोग ये सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो मेनली हम लोग उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर में ना किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्वेंट का जितना कंपोनेंट प्रेजेंट हो जाएगा ना, वही उसका परसेंटेज होता है। जैसे आप लोग परसेंटेज निकालते हैं जो एग्जाम देते हैं, कैसे परसेंटेज आपको पता करना होता है, तो सीधा सा तरीका है कि जितना मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है उसको नीचे रख दीजिए, और उसमें से आपने जितना अचीव किया उसको ऊपर रखिए, और 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज निकलेगा, ठीक ना। मतलब परसेंटेज का मतलब है कि सॉल्यूशन को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्यूशन को 100 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और उसमें सॉल्यूट का जो नंबर प्रेजेंट होगा वही सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। मतलब परसेंटेज का मतलब ही होता है आपको 100 होगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर 6 है, इसको देख लें।
ये टॉपिक हमारा है बाबू देखो परसेंटेज। तो परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, एकदम सीधा सा डिफिनीशन, इस तरह से डिफिनीशन बनता है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 parts of solution, present in 100 parts of solution, और इसी को बोला जाएगा परसेंटेज, ठीक ना। इस कॉल्ड बोल सकते हैं इसमें, इस कॉल्ड परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूट। एकदम इजी सा है ये, देखिए डेफिनेशन। अब अगर हम लोग को परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का अगर फॉर्मूला बनाना हो ना बाबू देखो, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग ऐसा एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ जो सॉल्यूशन है उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो पार्ट है आप उसको ऊपर रख दीजिए और डिवाइड करिए इसमें कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे बताइए, 100 से। तो ये उस सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा देखिए जब इसको आप शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर ऐसे लिखा जाए, देखिए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो आपको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट तो लिखना ही पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट को आप ऊपर रखिए यहाँ पे और इसमें डिवाइड कर दीजिए टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन जो आपको गिवन है, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाई कितना से कर देना है बताइए, 100 से। तो ये सिंबल ऑफ परसेंटेज है, इसको आप क्या बोलेंगे बताइए, सिंबल ऑफ परसेंटेज, ठीक ना। तो बिल्कुल परसेंटेज निकालना एकदम आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे देखिए इसके अब डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जब मैं टाइप्स बताऊंगा ना तो उसमें न्यूमेरिकल को भी मैं बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे बोल देता हूं कि 40 ग्राम NaOH ना, सपोज करिए कि 200 ग्राम हमारे पास एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो 40 को ऊपर रख दीजिए और 200 को नीचे रख दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल जाएगा उसका परसेंटेज, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें। अब परसेंटेज के जो टाइप्स है ना, बेसिक इसके 3 टाइप्स हैं, कहीं कहीं इसको 4 टाइप में भी बना लिया जाता है। तो जो मेन टाइप्स है उसी को हम लोग देखेंगे, इसको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको समझ लीजिए कि जो परसेंटेज का टाइप्स है ना बाबू, ये देख लीजिए परसेंटेज का। यहाँ पे मैं आपको टाइप बता देता हूँ, मेनली इसको हम यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड कर लेंगे। जो सबसे पहला इसमें टाइप है ये होता है मास परसेंटेज, ठीक ना। और मास परसेंटेज को W/W% के द्वारा इंडिकेट करेंगे। और जो हम लोग का सेकेंड होता है ये वॉल्यूम परसेंटेज होता है। ये क्या होगा बताइए, वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको आप V/V% के द्वारा इंडिकेट करेंगे और इसको मास बाई वॉल्यूम या मास वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो है ये मास वॉल्यूम परसेंटेज है और इसके लिए आप ऐसे यूज करेंगे W/V%, ठीक ना। तो ये मेनली हमारे पास 3 टाइप के परसेंटेज होते हैं। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले समझिए कि आखिर मास परसेंटेज क्या है। तो देखिए इसका डिफिनीशन एकदम सीधा सा है कि अगर सारे कंपोनेंट को मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वहाँ पे जो सॉल्यूट का परसेंटेज निकालेंगे ना, वो आपका हो जाएगा मास परसेंटेज। देखिए तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आपको देख लीजिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर आपको यहाँ पे लिख दिया जाए कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको अच्छा से समझिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा। तो इसका डिफिनीशन ऐसे हम लोग बोलते हैं कि जब सारे कंपोनेंट को मास के यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। और यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जब आप निकालेंगे तो आप ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट को, जो सॉल्यूट का मास है उसको ऊपर रख देंगे और नीचे आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या रखेंगे बताइए, सॉल्वेंट को रख लेंगे और दोनों का जो
कंबाइंड फॉर्म होता है उसको तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप बोल ही सकते हैं। तो हम लोग के पास मास परसेंटेज अब जो सॉल्यूट होगा इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय आप रख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका मास से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। इसको अगर आपको शॉर्टकट में दिखाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप ऐसे कर दीजिए W/W परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जो होता है ये मास परसेंटेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आप देख लें, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है कि 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 60 ग्राम वाटर and form a solution, ठीक ना। और इसमें आपको बोल दिया कि फाइंड आउट W/W परसेंट ऑफ सॉल्यूट का आपको W/W परसेंट निकालने को बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, एकदम इजी सा कंसेप्ट है। तो इसको जब बनाना होगा ना, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहले आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो देखिए यहाँ पर NaOH को जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बाबू लिखेंगे तो NaOH को किस में डाला गया है बताइए, वाटर में डाला गया है, तब जाकर के हम लोग का एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो रहा है। और NaOH हमारे पास 40 ग्राम है और ये हम लोग के पास 60 ग्राम है, तो सॉल्यूशन हमारा कितना ग्राम का बनेगा, 100 ग्राम का इसमें बन के तैयार होगा, ठीक ना। तो देखिए जो कम होता है कंसंट्रेशन में ये सॉल्यूट होता है और जो ज़्यादा होता है ये क्या होता है बताइए, सॉल्वेंट होता है। तो ये ना सॉल्यूट हुआ, मतलब इसी का मास परसेंटेज निकालना है। तो लिखेंगे आप W/W परसेंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट बोलने का मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइए, NaOH हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाइए, इसका मास ऊपर रख दीजिए और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को यहाँ पर क्या करिए बताइए, ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए बताइए, 100 से। यहाँ भी आप लोग ध्यान देंगे, परसेंटेज का जब भी बात करेंगे ना बाबू तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। परसेंटेज में हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 100 हो जाएगा और इनटू में 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट निकल गया बताइए, 40% निकल गया, ठीक ना। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज को सीखना है तो वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम है इसी तरह, ठीक ना। अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। सबसे पहले V/V परसेंट के द्वारा इंडिकेट करेंगे और इसका भी फॉर्मूला होगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे V/V परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आपको रखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है आप उसको ऊपर रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का माने क्या होगा बताइए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके और मल्टीप्लाई कितना से करना है, 1000 से। परसेंटेज में हमेशा कितना से मल्टीप्लाई करिए, 100 से करिए, 1000 नहीं किससे करिए, 100 से। ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करना है कि परसेंटेज में हमेशा मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। अब इस पे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा ना, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, दोनों चीज ml में दिया रहेगा, सॉल्यूट भी मिलीलीटर में होगा और आपका जो वॉल्यूम सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में बनेगा। अब आप सीधा क्वेश्चन जो है हमारे पास ये 3 नंबर पॉइंट को देख लीजिए। इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज ये कैसे होगा, इसको समझ लीजिए। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज का सिंबल है कि ये W/V परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे कहीं बोला जाए कि W/V परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें ये होता है कि जो सॉल्यूट होगा ना इसमें वो मास के यूनिट में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, नहीं तो केजी में दिया रहेगा, और आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन जो रहेगा आपको वॉल्यूम के यूनिट में दिया रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, और आपको ये निकल जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक ना। तो आप लोग को लगभग ये समझ में आया होगा। मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज में ना जो सॉल्यूट जो रहता है वो मास के यूनिट में दिया रहेगा, मतलब ग्राम में रहेगा, नहीं तो केजी में रहेगा,
और जो सॉल्यूशन है ये वॉल्यूम के फॉर्म में रहता है, ठीक ना। तो ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है ना उसको देख लेते हैं, ये पार्ट्स पर मिलियन को सीख लेते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छा से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना नंबर टॉपिक था बताइए, टॉपिक नंबर ये 6 था। अब इसके बाद लास्ट होगा हम लोग का जो 7 नंबर टॉपिक है, क्योंकि हम लोग 5 पढ़े थे नॉर्मलिटी और ये हम लोग का 6 हो गया परसेंटेज। तो अब टॉपिक नंबर हम लोग का 7 है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए इसका मतलब समझिए, ये भी परसेंटेज के जैसा ही है। तो ये टॉपिक नंबर 7 को आप अच्छा से देख लीजिए, ये है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और इसको शॉर्ट में पीपीएम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, मिलियन जो है, मिलियन का मतलब होता है आपका 10 लाख, ठीक ना। 10 लाख का मतलब आप 10 टू दी पावर 6 कर सकते हैं। 1 पे कितना जीरो होना चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए। तो परसेंटेज में क्या होता है कि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट में कोई भी कंपोनेंट जितना प्रेजेंट, मतलब 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना कंपोनेंट प्रेजेंट है वो उसका क्या है बताइए, परसेंटेज है। लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग 10 लाख लेके चलते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 parts of solution, 10 to the power 6 parts of solution is called parts per million, is called parts per million of that solute, ठीक ना। अगर हम लोग इसका यहाँ फॉर्मूला निकालना चाहें तो ऐसे निकलेगा, देखिए पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक ना। देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग इसको निकालें तो आपको ऊपर में रखना है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के पार्ट्स हैं उसको ऊपर में रख दीजिए और डिवाइड कर देते हैं टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल पार्ट्स ऑफ जो सॉल्यूशन है आप उससे डिवाइड कर दें और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर लें, केवल 10 टू दी पावर 6 है, ठीक ना। पार्ट्स पर मिलियन में आपको बस 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज में कितना से मल्टीप्लाई करना है बताइए, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको याद रखिए क्योंकि मिलियन का मतलब ये होता है 10 लाख होता है। जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन लिख दूँ छोटा सा, इसको आप देख लेंगे, जैसे वही वाला जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि 40 ग्राम जो हमारे पास NaOH है, सपोज करें इसको हम लोग 60 ग्राम वाटर के अंदर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड आउट पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, फाइंड आउट पीपीएम ऑफ सॉल्यूट। आप सॉल्यूट का पीपीएम निकाल दो, पार्ट्स पर मिलियन निकाल दो। तो कैसे निकालोगे बाबू, यहाँ पे देख लो, इसमें आपको क्या किया गया है, 40 ग्राम जो NaOH है इसको 60 ग्राम वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो जब ऐसा किया जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट और ये वाला हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक ना। तो इसमें आपका इसी का पीपीएम पूछा जा रहा है ना, तो लिख दीजिए पीपीएम ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप पीपीएम ऑफ सॉल्यूट का बात करेंगे तो इसका जो पार्ट है, जो ग्राम है, आप ऊपर रख दे 40 और नीचे टोटल करना है। तो टोटल मतलब दोनों को ऐड करिए, तो 40 प्लस 60 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू दी पावर 6 है। तो 40 बाई यहाँ पे 100 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 4 बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर 6, अब 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। तो 4 इंटू 6 ये 10 का पावर 6 माइनस 1, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 ये पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को पार्ट्स पर मिलियन से रिलेटेड जो सवाल आएगा आप इस तरह उसको बनाएंगे। जनरली जो ये बाबू पार्ट्स पर मिलियन है या जो परसेंटेज है ना, इसका यूज पॉल्यूशन का रेट को बताने में किया जाता है, ठीक ना। जैसे पार्ट्स पर मिलियन से भी एक छोटा होता है पार्ट्स पर बिलियन,
और 1% है जहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो, जब मतलब पॉल्यूशन होता है ना, वहाँ पे रेट ऑफ पॉल्यूशन को परसेंटेज में निकालते हैं, और जहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है वहाँ पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं, और जहाँ पे पॉल्यूशन नेग्लिजिबल है, एकदम कम है, उसके लिए पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारे पास रेट ऑफ पॉल्यूशन है वो 3 तरह से निकाला जाएगा। एक तो परसेंटेज में निकाला जाएगा, और दूसरा ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में निकाला जाता है, और तीसरा ppb, पार्ट्स पर बिलियन में निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और ये सब 12th क्लास में और डिटेल्स में आएगा, 11th क्लास में ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है। तो इसके बाद हम लोग का बस लॉ ऑफ मास सेक्शन बचा हुआ है और सिग्निफिकेंट फिगर बचा हुआ है, ठीक ना। तो एक वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रहने देता हूँ, ठीक ना। फिर जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन और सिग्निफिकेंस फिगर को, और हम लोग का ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, और हम लोग चैप्टर 2 में एंटर कर जाएंगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछें, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।